हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्लास 11th के अकाउंटेंसी में आप सबका वेलकम है। हम लोगों ने इससे पहले अपना अकाउंट्स का पहला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लिया था 3 पार्ट के अंदर कि अकाउंटिंग आखिर है क्या, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटी क्या है, बिजनेस क्या होता है, कितने ब्रांचेस होते हैं अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग आर्ट है, साइंस है या दोनों है, बुक एंट्री क्या, बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होते हैं, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव, फीचर, फंक्शंस, यूजर कौन कौन से होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, हमने अच्छे से पढ़ लिया। बेटा आप सब लोग अभी 11th में आए हो और अकाउंट्स आपके लिए नया सब्जेक्ट है। जब तक आपका अकाउंट्स का बेस स्ट्रांग नहीं होगा आपको पूरे लाइफ प्रॉब्लम आएगी। आप चाहे 12th में हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में जाओ, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओ, मास्टरी कर रहे हो, हर जगह आपको प्रॉब्लम आएगी। तो यही आपका बेस बनाने का टाइम है। स्टार्टिंग के 5 चैप्टर एग्जामिनेशन में वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी में से आज हम अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखो यार, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो क्लास, तो इसके अंदर जितने भी टर्म अकाउंट्स के अंदर यूज किए जाते हैं उन सारे टर्म्स का आपको अच्छे से पता होना जरूरी है। एटलीस्ट आप कहीं भी उस टर्म को देखोगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जैसे साइंस में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, लॉ की लैंग्वेज में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, पेंटर हो, म्यूजिशियन हो क्लास, या बॉलीवुड हो, या कोई भी क्लास फील्ड हो, रॉकेट साइंस हो, उनके अंदर जितना भी कंटेंट होता है उसको पढ़ते वक्त बहुत सारे टर्म्स होते हैं क्लास। उसी तरीके से अकाउंट्स में बहुत सारे ऐसे टर्म्स का यूज किया जाता है, लाइक बैलेंस शीट, लाइक ईपीएस, लाइक डेटर्स, ठीक है, वाउचर्स, ये सीओजीएस, ठीक है, या फिर आरओआई, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं। और इसी चैप्टर के अंदर हम उन सारे टर्म्स को बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज में सिंपल तरीके से समझेंगे। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे वीडियो एंड तक डेफिनेटली पूरा समझ आएगा विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल एंड अ सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म हमारे पास है एंटिटी। एंटिटी होता क्या है? कोई भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस आप उसे एंटिटी कह सकते हो। चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, कोई भी एक ऐसा यूनिट, एक ऐसा बिजनेस जो क्लास बिजनेस किया जा रहा है जहां पे इनकम जनरेट की जा रही है। एंटिटी एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिट है विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है। लाइक अगर मैं एक अपनी कंपनी बना लेता हूं, ठीक है, लाइक टाटा स्टील एक एंटिटी है, काम करती है, स्टील बेचती है, रेवेन्यू जनरेट करती है, खर्चा करती है, सारे काम करती है। तो एंटिटी एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिट है जो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। इट मे बी सेटअप फॉर अर्निंग प्रॉफिट। एंटिटी मुनाफा कमाने के लिए भी बनाया जा सकता है कि ठीक है, एक बिजनेस हम लोग बनाएंगे, एक पूरा का पूरा मॉडल तैयार करेंगे, बिजनेस मॉडल जहां पे हम पैसे कमाएंगे लोगों से, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी। और इट मे बी सेटअप फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ये समाज की भलाई करने के लिए भी एंटिटी बनाई जा सकती है। कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी एंटिटी है। मतलब एंटिटी एक ऐसा इकोनॉमिक यूनिट है जो बेसिकली मुनाफा कमाने के लिए भी काम कर सकती है, समाज की भलाई करने के लिए भी काम कर सकती है, लेकिन बेसिकली वो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। इट मे बी अ पर्सन, कोई इंसान हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई एंटरप्राइज हो सकता है, रिलायंस हो गया, वॉलमार्ट हो गया, मारुति हो गया, टाटा स्टील हो गया, है कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री हो गई, फर्म हो गया, वो सब के सब क्या है क्लास एंटिटी। सो कोई भी बिजनेस इकोनॉमिक यूनिट को एंटिटी बोलेंगे। रिलायंस भी एक एंटिटी है और टाटा भी एक एंटिटी है। टाटा के अलग अलग क्लास कंपनियां हैं, अलग अलग प्रोडक्ट हैं, डिवीजन अलग अलग है, वो सब एक एंटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे रिलायंस डिजिटल, ये अपने आप में एक एंटिटी है, ओके। इसे टाटा टी, ये भी एक क्लास एंटिटी है। बिजनेस के अंदर जो भी कुछ हो रहा है जहां पर क्लास मनी का इन्वॉल्वमेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। सेल किया, परचेज किया, डिस्काउंट में सामान बेचा, उधार खरीदा था, पेमेंट किया, किसी से पेमेंट लिया, सैलरी दिया, रेंट दिया, इंटरेस्ट दिया, वर्करों को बोनस आपने, कैश प्राइस बांटा आपने, जो भी आपने पूरे बिजनेस में जो भी काम हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। इट मीन्स द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज, जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग एंगेज हैं। भाई सीधी सी बात है, आप किसी के साथ लेन देन करोगे तो दूसरा बंदा होगा या दो से ज्यादा लोग एंगेज हैं, उनके साथ जो भी आपका लेन देन का काम हो रहा है, जहां पे आप सामान को ले रहे हो, सामान दे रहे हो, और मनी वहां पे इन्वॉल्वमेंट है, राइट। इन्वॉल्व मनी एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन। एग्जाम्पल, ए ने सामान बेचा 50,000 का बी को कैश में, तो ये भी एक क्लास
ट्रांजैक्शन है। राजू ने बेचा 40,000 का सामान बी को उधार, ये भी एक ट्रांजैक्शन है क्योंकि इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है। मैं नहीं कह रहा पैसा आएगा, हाँ, बट मनी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड क्लास बिजनेस ट्रांजैक्शन। कैश रिसीव फ्रॉम बी, 40,000 आपने बी को उधार बेचा था, बाद में उससे पैसा ले लिया, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। सीधी सीधी भाषा में आपको बोलूं, बिजनेस में जो भी कुछ हो रहा है उसकी एक मनी वैल्यू है, उसको आप ट्रांजैक्शन कह सकते हो। इन सिंपल वर्ड्स, व्हाटएवर इज हैपनिंग इन अ बिजनेस व्हिच इन्वॉल्व अ मनी ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इन अकाउंटिंग ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हिच आर फाइनेंशियल नेचर। फाइनेंशियल नेचर का मतलब जिसकी वैल्यू मनी में मेजर की जा सकती है। हम अकाउंटिंग में उन सारी चीजों को लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है क्लास, मनी में मेजर की जाती है। सैलरी दिया, वेजेस दिया, इंटरेस्ट दिया, टेलीफोन बिल दिया, इंटरेस्ट मिला, रेंट दिया, जो भी कुछ बिजनेस में हो रहा है वो सारा का सारा क्या है क्लास, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, राइट। अच्छा, अब इवेंट क्या होता है? एक वर्ड इवेंट है जो यूज किया आता है। तो इवेंट रेफर्स टू द रिजल्ट ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब तुमने बेचा, कुछ खरीदा, कुछ बेचा, कुछ खरीदा, पूरे साल भर तुम ये काम करते रहे, तो लास्ट में जो प्रॉफिट हुआ है, लास्ट में जो प्रॉफिट हुआ है वो आप अपने आप नहीं कर सकते। ये जो जितने भी ट्रांजैक्शन है ये आपके हाथ में है कि साल भर में आप क्या क्या काम करोगे, कितना खरीदोगे, कितना बेचोगे, और उस पूरे खरीद बेच का जो रिजल्ट आ गया, ऑपरेशन का जो रिजल्ट आ गया, उसे कहते हैं क्लास इवेंट। यानी एट द एंड ऑफ द ईयर जो आपके पास बचा, लाइक चाहे आपको प्रॉफिट हुआ हो, चाहे क्लास साल के एंड में आपका जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हो, इसे क्या कहते हैं क्लास, इवेंट। तो इवेंट का मतलब क्या है, रिजल्ट ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। और बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, जहां पे लेन देन हो रहा है या कुछ काम हो रहा है जहां मनी का इन्वॉल्वमेंट है, और बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। डन। नेक्स्ट है क्लास अकाउंट। अब ये अकाउंट बेसिकली होता क्या है, खाता। अकाउंट का फॉर्मेट आपको दिख रहा है क्लास यहाँ पे, ये किसी का अकाउंट है। अकाउंट के हमेशा दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोलते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड, ये लैटिन वर्ड क्लास डेब्री से आया हुआ है, इसलिए इसको डी आर डॉट लिखते हैं। डेबिट और क्रेडिट जो है वो क्लास क्रेडिटो, तो इसका क्लास सी आर डॉट शॉर्ट है। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड, और ये होता है राइट हैंड साइड जिसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। तो किसी भी खाते का, किसी भी अकाउंट के दो साइड होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड, राइट। इसी को हम लोग अकाउंट बोलते हैं। अब अकाउंट है क्या? इट रेफर्स टू रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी आइटम रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर अकाउंट अंडर अ पर्टिकुलर हेड। जैसे कैश अकाउंट, डिटर अकाउंट। जैसे मैं आपको अकाउंट बना के दूं, तो मैंने एक अकाउंट बनाया, मान लो यहाँ पे कैश अकाउंट। तो सुनो मेरी बात, तो कैश से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो कैश अकाउंट में जाएगा, एक सेपरेट अकाउंट बना दिया कैश अकाउंट। सिमिलरली जिन लोगों को हम उधार बेचते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं डेटर्स। क्या नाम देते हैं क्लास? डेटर्स। जिन लोगों को हम लोग उधार बेचते हैं उन लोगों को हम लोग क्या नाम देते हैं? डेटर। क्या बोलते हैं क्लास? डेटर। तो ये डेटर का अकाउंट हो गया। तो अगर राम को उधार बेचा, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, राजू अकाउंट क्लास, ठीक है, रितेश अकाउंट, मोहित अकाउंट, ठीक है, पूरव अकाउंट, किसी का भी अकाउंट बन सकता है। तो अगर मैंने ये राम का अकाउंट बनाया है तो राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है, कितना राम को उधार बेचा, कितना क्लास राम ने आपको पेमेंट किया, ठीक है, ये जो भी चीज है वो सब किसके अकाउंट में आएगा? राम के अकाउंट में। कौन सी चीज कौन से साइड में आती है, ये क्लास हम आगे जाके क्लास चैप्टर 6 में बात करेंगे, फिलहाल नहीं करेंगे, राइट। बस आप ध्यान समझना, किसी का खाता जब बनाते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो उस खाते में लिखते चले जाते हैं। सिमिलरली कैश से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कैश में लिख देंगे। स्टॉक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए स्टॉक अकाउंट बनेगा। तो हर एक हेड का एक एक अकाउंट बनता है और उस अकाउंट के अंदर उससे रिलेटेड सारी चीजें लिखी जाती हैं ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे एक राशन की दुकान वाला जब राशन देता है उधार लोगों को तो हर किसी के नाम का एक पेज बना लेता है ना। मान लो क्लास राजू को उधार दिया तो राजू का एक पेज बना लिया, मोहित को उधार दिया, मोहित का एक पेज बना लिया, रवि को उधार दिया, रवि का एक पेज बना लिया। अब उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं क्लास वो उसके अकाउंट में आएगी। लाइक राम के अकाउंट में राम से रिलेटेड, राजू के अकाउंट में राजू से रिलेटेड चीजें आएंगी ताकि मिसमैच ना हो। जैसे क्लासिफिकेशन होता है ना, अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पढ़ा था, उसी तरीके से। तो दिस इज कॉल्ड एन अकाउंट। तो इसे क्या बोलते हैं क्लास? एक खाता। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। ओके, ये फॉर्मेट बना दिया गया। अब यहां लिखते हैं डेट की, किस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। ये क्लास पेज नंबर होता है, जर्नल फोलियो बोलते हैं क्लास को। वैसे क्लास ये एक लेजर अकाउंट होता है। अब लेजर क्या है हम बाद में बात करेंगे। और ये अमाउंट कितने रुपए का ट्रांजैक्शन है। फिर एक क्रेडिट साइड की डेट क्या है, पर्टिकुलर्स क्या है, जर्नल फोलियो क्लास, और यहाँ पे आता है अमाउंट। तो इसको बोलते हैं क्लास अकाउंट। ओके,
नेक्स्ट है कैपिटल। बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसा आपने लगाया है उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। मनी इन्वेस्टेड इज इन अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जो पैसा आपने बिजनेस को, अच्छा ये पैसा ओनर ने लगाया, मनी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस बाय ओनर इज कॉल्ड अ कैपिटल। मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय इट्स ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि जब आप अपना अकेले का बिजनेस कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप मनी इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इटसेल्फ। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में मनी कौन इन्वेस्ट करता है, सोल प्रोप्राइटर, तो वही ओनर है, और सोल प्रोप्राइटर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है दैट इज कॉल्ड क्लास कैपिटल। अच्छा, इन केस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में मालिक कौन होते हैं क्लास, पार्टनर। तो पार्टनरशिप में पार्टनर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर एक ही होता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोप्राइटर। ओके, और इन केस ऑफ कंपनीज, अगर कंपनी की बात करें, मनी इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर्स, कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड ओनर इक्विटी और नेट क्लास नेट वर्थ है। ठीक है, कैपिटल को ओनर इक्विटी या क्लास हम इसको नेट वर्थ बोलते हैं, और कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी। ध्यान रखना, अब ये तुम्हें चैप्टर नंबर 5 में समझ आएगा फॉर्मूला कैसे आया, बट फिलहाल तुम ध्यान रखना कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। अच्छा, आउटसाइडर लायबिलिटी इनसाइडर लायबिलिटी क्या है, ये भी धीरे धीरे अभी चल के क्लियर हो जाएगा लायबिलिटी जब हम पढ़ेंगे। सो असेट का मतलब प्रॉपर्टी, लायबिलिटी मतलब कर्जा, और आउटसाइड लायबिलिटी मतलब जो पेमेंट हमें बाहर वालों को देना है। तो अगर हम अपनी सारी असेट में से आउटसाइड लायबिलिटी को घटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, कैपिटल। सो कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो गया मुझे बताओ, असेट माइनस लायबिलिटी। नेक्स्ट, अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर मालिक होता है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स मालिक होते हैं, कंपनी में शेयर होल्डर्स मालिक होते हैं। कंपनी में कौन मालिक होता है, शेयर होल्डर्स, जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, दे आर कॉल्ड मेंबर और शेयर होल्डर्स। पार्टनरशिप में पार्टनर्स, प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर ने बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया दैट इज कॉल्ड कैपिटल, पार्टनर्स ने जो इन्वेस्ट किया दैट इज कॉल्ड कैपिटल, और शेयर होल्डर ने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया दैट इज कॉल्ड कैपिटल। नेक्स्ट है ड्रॉइंग्स। एबीसी मान लो 3 पार्टनर है, इन्हें अपने घरेलू खर्चे करने के लिए, घर में हर महीने का किराया देना है, सैलरी देनी है, जो भी घर का खर्चा करना है, अपने पर्सनल यूज का, गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी की ईएमआई देनी है, घर की ईएमआई देनी है, बच्चों को स्कूल की फीस देनी है, जो भी एक्सपेंस हो रहा है वो बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकाल लेते हैं, इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए अगर कोई पैसा निकाल लिया जाता है दैट इज कॉल्ड ड्राइंग, और मुझे उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मेरी एक राशन की दुकान है, ठीक है, मुझे मन किया मैं चॉकलेट उठा के खा लिया राशन दुकान से, कोल्ड ड्रिंक निकाल के पी लिया, घर के लिए राशन ले आया, अगर मैं इनको रिकॉर्ड नहीं करूंगा बिजनेस में तो एट द ईयर एंड मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं कितना मुनाफा कमा रहा हूं एक्चुअल में और मुझे कितना नुकसान हो रहा है। तो तरीके से अगर मैं अपने प्राइवेट यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल के ले जा रहा हूं तो मुझे उसे वापस में बिजनेस को वापस करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। बिजनेस मेरा, मैं ही मालिक हूं, लेकिन ऐसा अगर आप करते हो तो उससे आपकी अकाउंटिंग ठीक रहेगी। हाँ, आपने साल के एंड में कितना कमाया, अगर आपने दुकान से कहीं भी कुछ भी सामान ले लोगे, किसी भी दोस्त को कुछ भी खिला लोगे, अपने घर रख लो, कुछ भी सामान अपने घर ले जाओगे, खुद यूज कर लोगे, तो आपको ऐसा लगेगा सेल हो रहा है लेकिन रियली में बिजनेस के अंदर पैसा नहीं आ रहा, तो रियल प्रॉफिट आपको पता नहीं चलेगा आपके बिजनेस से, आपकी दुकान से कितना हुआ है। सो ड्राइंग का मतलब क्या है, कोई भी पैसा, कोई भी सामान आपने बिजनेस से अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए निकाल लिया दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। मुझे एक बाइक खरीदनी है, मैंने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, ड्राइंग। हाँ, अगर तुम्हें बिजनेस के लिए खर्च करना है तो वो ड्राइंग नहीं है। जैसे मान लो एक 2 मंजिला मकान है, यहाँ पे मेरा बिजनेस है और इसी के ऊपर मैं रहता भी हूँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसका रेंट 50,000 है, इसका रेंट 50,000, दोनों का मिला के हो गया क्लास 1 लाख रुपए, राइट, 1 लाख रुपए हो गया। तो मैंने बिजनेस से 1 लाख रुपए निकाल लिया कि रेंट भरना है मुझे इस पूरी बिल्डिंग का, तो इसमें से 1 लाख में से 50,000 तो मेरी ड्राइंग है, क्योंकि आधा किराया तो मेरी खुद की बिल्डिंग का जहाँ मैं रहता हूँ वो ड्राइंग है, और ये जो बाकी 50,000 है ये बिजनेस का एक्सपेंस है, यानी कि आप बिजनेस के पैसे से कोई भी पर्सनल एक्सपेंस की पेमेंट करोगे दैट अमाउंट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। अमाउंट और गुड्स विदड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज इज कॉल्ड ड्राइंग्स, राइट, पर्सनल यूज। अब आते हैं लाइबिलिटी, कर्जा, बोझ तले दब जाते हो आप, इसको बोलते हैं लाइबिलिटी। मैंने आपको पहले भी बता रखा है बट आज डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली सिंपल सीधी भाषा में, बिजनेस ने जितना भी उधार ले रखा है दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। बिजनेस की दायित्व, जिम्मेदारी जो है क्लास किसी को पे करने की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस इज कॉल्ड लायबिलिटी, कि भाई मुझे
पढ़ लिख कर मेहनत करना है ताकि मैं अपने घर वालों का क्लास, अपने घर वालों को खुशी दिला सकूं, अच्छा फील करा सकूं, उनके पैसे वेस्ट ना हो। तो ये मेरी लाइबिलिटी एज ए स्टूडेंट, ये हर किसी की लाइबिलिटी होनी चाहिए। दायित्व मान लो, यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पे दायित्व बन जा रही है। लेकिन बिजनेस के टर्म्स में लाइबिलिटी क्या है? बिजनेस की लाइबिलिटी ये है कि बिजनेस ने बैंक से लोन ले रखा है, बिजनेस ने वर्कर की अब तक सैलरी नहीं दी पिछले साल की, वो लाइबिलिटी है। बैंक का लोन ले रखा है, उसको ब्याज देना है, किसी से आपने उधार और लिया है आपने, वो सब आपकी लाइबिलिटी है। या फिर आपकी क्रेडिट कार्ड की जो लाइबिलिटी है पे करने की, आपने पूरा क्रेडिट कार्ड यूज किया, 3-4 लाख खर्च कर दिया, अब पैसा देने की बारी है, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। तो कभी भी पैसा जो हम देने वाले हैं बाहर वालों को, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी पेबल टू द प्रोप्राइटर इज कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटी। अब यहाँ पे ध्यान समझना, अभी मैं समझा रहा था आपको इंटरनल और एक्सटर्नल यानी आउटसाइड लाइबिलिटी के बारे में। देखो यार, सिंपल सी बात है, ये एक इंसान है जिसका नाम है हरी, ठीक है। अब हरी ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया, सोल प्रोप्राइटरशिप, और हरी ने बिजनेस में 10 लाख रुपए की कैपिटल लगा दी। हरी ने बिजनेस में क्या किया? 10 लाख रुपए की पूंजी लगा दी, 10 लाख रुपए की कैपिटल लगा दी। तो ये जो हरी ने 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है, तो कुल मिला के हरी ने बिजनेस को पैसा दिया है, राइट। तो बिजनेस के लिए ये क्या हो गया? लायबिलिटी। आप एक बात ध्यान रखना, पार्ट जो ओनर है वो अलग होता है और जो बिजनेस है वो अलग है। ओनर ने बिजनेस में शुरू करने के लिए जो पैसा लगाया है दैट इज कॉल्ड कैपिटल, और ये जो कैपिटल है बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी। बिजनेस बोलेगा कि मैंने हरी से पैसा लिया है, तो ये लायबिलिटी है। बट बिजनेस को किसको ये पैसा लौटाना है? हरी को। दिस इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि बिजनेस की लायबिलिटी मालिक के लिए इंटरनल लायबिलिटी है। मैंने पापा से उधार लिया, घर वालों से उधार लिया, वो इंटरनल लायबिलिटी है, लेकिन मैंने बैंक से उधार लिया, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। अच्छा, अब मान लो बिजनेस ने बैंक से लोन ले लिया, तो ये जो लायबिलिटी बिजनेस की है ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है। अब आप बोलोगे सर देखो यार, बिजनेस भी आपका, हरी ही मालिक है, लेकिन नहीं, मुझे हिसाब किताब देखना है। लाइक मैं दुकान में बैठा हूं, मेरा गल्ला है, मुझे 50,000 रुपये मैंने गल्ले से निकाल लिए, तो यार कौन रोकेगा मुझे? मेरा ही तो बिजनेस है, मेरे काउंटर से पैसे मैंने निकाले। लेकिन नहीं, मैं इसे क्या लेके चलूंगा क्लास की मेरी लायबिलिटी हो। बिजनेस क्या लेके चलेगा? एसेट, कि बिजनेस ने मालिक को उधार दिया है। अब उल्टा केस क्या, अगर मैं बिजनेस को कुछ भी पैसे दे रहा हूं, मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, तो ये बिजनेस की लायबिलिटी बन गई कि ओनर से 10 लाख रुपए ओनर को लौटाने हैं बाद में। तो ये इंटरनल लायबिलिटी क्योंकि मालिक के लिए है, और बाहर वालों के लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि बिजनेस को 50 लाख रुपए चाहिए, 50 लाख में से 25 लाख बैंक से लोन ले लिया, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, और 25 लाख रुपए मालिक ने घर से लगा दिए, तो ये इंटरनल लायबिलिटी है। बट है दोनों लायबिलिटी ही, क्योंकि क्लास आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ही तो मेरा बिजनेस हूं, नहीं, आप अलग हो। रिलायंस अलग है एंटिटी, रिलायंस अलग है, मुकेश अंबानी अलग है। तो मुकेश अंबानी ने अगर पैसे निकाला बिजनेस से, तो ये ड्रॉइंग्स है, राइट। खैर, अच्छा, अब लायबिलिटी को हम क्लासिफाई करेंगे दो पार्ट में, ठीक है। एक होता है क्लास नॉन करेंट लायबिलिटीज, दूसरा है करंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है क्लास जिसकी पेमेंट 12 महीने के बाद की जाती है। वो लायबिलिटी जिसका भुगतान, जिसकी पेमेंट आप 1 साल के बाद करते हो, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन करेंट लायबिलिटी। और वो लायबिलिटी जो 12 महीने के अंदर ही आप पे कर देते हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्लास करेंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म डेट। डेट का मतलब भी कर्जा होता है, लायबिलिटी भी वही चीज है, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब क्या है? तुम लंबे समय में उसकी पेमेंट करोगे। घर का लोन लिया 10 साल, 15 साल, 20-25 साल में पे करेंगे, राइट। और मैंने कोई स्टॉक वर्क बनाने के लिए उधार ले लिया है, या किसी से माल उधार खरीदा है, तो उसको 2-3 महीने में पैसा लौटा देंगे, तो वो करंट लायबिलिटी है। तो करंट लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी है बेटा? जिसकी पेमेंट विद इन 12 मंथ्स कर देते हो। और नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी है? जिसकी पेमेंट आप 12 महीने के बाद करते हो। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं इसके डिफरेंस को। नॉन करेंट लायबिलिटी क्या है? दीज आर दोज लायबिलिटी विच आर पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 12 महीने से ज्यादा में, ज्यादा टाइम के बाद आप इनकी पेमेंट करते हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन करेंट लायबिलिटी। जैसे आपने 5 साल के लिए बैंक लोन लिया है, पब्लिक डिपॉजिट, आपने पब्लिक से पैसा उधार लिया लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म लोन लिया है, इसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म डेट भी कहते हैं। और ये जो होता है ना क्लास, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म डेट। क्यों? दीज आर दोज लायबिलिटी विच आर पेबल विद इन 12 मंथ्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म डेट। तो ये 12 महीने के अंदर पे कर दिया जाता है, जबकि ये 12 महीने के बाद पे किया जाता है, राइट। एग्जाम्पल देख लो क्लास, करंट लायबिलिटी कौन कौन से हैं, ध्यान समझना। क्रेडिटर्स,
किसे कहते हैं? जिन लोगों से मैंने उधार सामान खरीदा है उन लोगों को हम लोग क्या बुलाते हैं? क्रेडिटर्स। जिनसे मैंने उधार सामान खरीदा है, मैं गया, मैंने दुकानदार से बोला भाई मुझे 10 लाख का माल दे दो, तो 10 लाख का माल दे दो, मैं 3 महीने में आपको पैसे लौटा दूंगा, क्योंकि मैं 12 महीने से कम समय में पैसा लौटा रहा हूं, तो इसको क्या बोलते हैं क्लास? करंट लायबिलिटी। तो मैं उधार खरीद के ले आया अपने घर, सॉरी अपने बिजनेस में सामान ले आया, दिस लायबिलिटी इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। और उस इंसान को क्या बोलेंगे जिससे मैंने माल खरीदा है? क्रेडिटर्स। हम डिटेल में पढ़ेंगे आज ही क्लास में, मतलब इसी चैप्टर के अंदर ही। तो क्रेडिटर्स वो है जिससे आप माल उधार खरीदते हो, और डेटर्स वो है जिसको उधार बेचते हो। प्लीज मत भूलना, कॉमर्स की टर्मिनोलॉजी में, टर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डेटर क्रेडिटर ही है। कोई भी तुमसे पूछ लेगा डेटर क्या है, क्रेडिटर क्या है। तो क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि आपने उधार खरीदा है इसलिए वो लायबिलिटी है, बट क्योंकि उस उधार की पेमेंट आप विद इन 12 मंथ्स कर दोगे इसीलिए वो करंट लायबिलिटी है। ओके अच्छा, बिल्स पेबल, बिल पेएबल, पेएबल पे करने योग्य, पे करने योग्य यानी कि पेएबल। जिसको बोलते हैं भाई अपनी फीस पे करो, तो पे का मतलब कि तुमको करना है अभी। अच्छा बेटा तुम्हारी फीस पेड है, ठप्पा लग गया, पेड है, पेड है मतलब आपको अब नहीं देना, पेड पास्ट होता है, राइट। तो बिल्स पेबल क्या होता है? अब मान लो ए ने बी से उधार खरीदा और बी ने बोला भाई तुम इस बिल पे साइन करके दे दो कि तुम 3 महीने में पैसे लौटा दोगे, इस कागज में लिख के दे दो एज अ प्रूफ। तो मैंने इस कागज में लिख के दे दिया कि 3 महीने में पैसे लौटा दूंगा, तो इसी कागज को क्या बोलेंगे? बिल्स पेबल। तो मतलब ठीक है मेरे पास बिल है, मैं साइन करके दे देता हूं कि मैं आपको 3 महीने में पेमेंट कर दूंगा। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जो तुम्हें करना था तुमने अभी तक नहीं किया। तुमने पिछले साल का रेंट अभी तक नहीं भरा, तुमने पिछले साल की सैलरी पिछले साल वर्कर को देनी थी तुमने अभी तक नहीं दिया, टेलीफोन का बिल नहीं भरा आपने अभी तक पिछले महीने का, तो उसे क्या बोलते हैं क्लास? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसा खर्चा जो तुम्हें करना था लेकिन तुमने अभी तक नहीं किया। ओके अगला है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक बैलेंस जब नेगेटिव में हो जाता है तो उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर मेरे बैंक में 5 लाख रुपए पड़े हैं और मैंने 6 लाख का चेक काट के दे दिया और बैंक ने उस चेक को क्लियर कर दिया, और बैंक कर भी देगा उस चेक को क्लियर, अगर मैं बैंक से पहले से बोले रखूंगा कि अगर माइनस में भी चला जाए तो कर देना, तो बैंक बोलेगा ठीक है सर देखो आपके खाते में 5 लाख है, आपने 6 लाख का चेक काट के दे दिया, तो आपका बैंक बैलेंस हो गया माइनस का 1 लाख। इसी माइनस के बैंक बैलेंस को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं क्लास? बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ऐसा इसलिए होता है कि ठीक है अब हमने 6 लाख का चेक काट दिया तो हमारी बेइज्जती ना हो कि चेक बाउंस हो जाए, वो हम पे कोई लीगल एक्शन ले, तो बैंक पूछ लेती है पहले ही, जब हम अपना बिजनेस का अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो बैंक पहले ही पूछ लेती है भैया तुम्हें कितना ओवरड्राफ्ट चाहिए, तुम कितने तक माइनस झेल सकते हो। तो मैं बोलूंगा 5 लाख तक माइनस झेल सकता हूं, तो कल को अगर मेरे बैलेंस 5 लाख से माइनस भी हो जाता है तो भी क्लास बैंक चेक बाउंस नहीं करेगा, अगले पार्टी को पेमेंट दे देगा, मेरी बेइज्जती होने से बच जाएगा। दिस इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। कुल मिला के बैंक का नेगेटिव बैलेंस भी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी की 12 महीने के अंदर आमतौर पर इसकी पेमेंट हो जाती है। एडवांस इनकम, एडवांस ले लिया ग्राहक से, काम करके नहीं दिया, अभी सिर्फ एडवांस ले लिया, तो भी एडवांस इनकम भी लायबिलिटी है। तुमने ग्राहक से एडवांस ले लिया है, तुम्हारी लायबिलिटी बन गई कि तुम्हें काम पूरा करके देना है। तो कई बार ऐसा होता है हम दुकानदार को एडवांस दे देते हैं, भाई ले लो 50 रुपए सामान ले आना, तो दुकानदार की लायबिलिटी बन गई, उस पैसे का वो खर्च नहीं कर सकता जब तक वो तुम्हें सामान डिलीवर ना करे। वैसे खर्च कर सकता है बट एक मेंटली बात बता रहा हूँ कि आप उस पैसे को खर्च मत करो जब तक कि आप उसको सामान डिलीवर ना कर दो। कल को ऐसा ना हो सामान डिलीवर ना हो, आप पैसा भी खर्च कर चुके हो उसका, ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं एडवांस इनकम, और ये भी लायबिलिटी है, मतलब समय से पहले तुमने पैसा कमा लिया, तुम्हें काम करना है अगले साल, तुम पैसा इसी साल कमा लिए हो, इसे बोलते हैं एडवांस इनकम। डिटेल में भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी करंट लायबिलिटी है। तो सिंपल सा फंडा है, लायबिलिटी का मतलब जिसकी पेमेंट करनी है 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, तो करंट लायबिलिटी 12 महीने के बाद पेमेंट करनी है तो नॉन करंट लायबिलिटी। ओके नॉन करंट लायबिलिटी के एग्जांपल क्या होते हैं? बेसिकली जो लंबे समय के लोन होते हैं, और ये शॉर्ट टर्म। अब यहाँ पे एक चीज और भी लिख सकते हो एग्जाम्पल में, क्या? शॉर्ट टर्म लोन। क्या आपने कम समय के लिए क्लास लोन लिया है तो वो भी आपका क्या है? करंट लायबिलिटी। अब आते हैं एसेट्स। हालांकि मैं पिछली क्लास में मतलब चैप्टर 1 में हम बात कर चुके हैं, बट यहाँ पे डीपली पढ़ेंगे। बाकी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, जितने भी टर्म आज आप पढ़ रहे हो उसको क्विकली ओरली अपने दोस्तों से रिवाइज करो। भाई तू बताइए क्या होता है, अच्छा तू बताइए क्या होता है। तो यार जब आप ऐसे करोगे तो आपको मजा भी आएगा, फन भी हो जाएगा, एग्जाम्पल भी पूछ लोगे और पूरा का पूरा टर्म याद हो जाएगा। ये टर्म रट्टा नहीं मारना है, बस इसे समझ के रखना है। जितने भी टर्म मैंने बताया कि जहाँ भी यूज होगा, जहाँ डेटर आएगा, क्रेडिटर आएगा, करंट एसेट आएगा, करंट लायबिलिटी आएगा, आप उसे पढ़ के समझ सको। ओके इतना ही बहुत है कि हाँ हमें अंडरस्टैंडिंग है,
बस कॉन्सेप्ट आपके अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बहुत है इतना। नेक्स्ट है एसेट्स। अब मैंने आपसे क्या कहा था, एसेट्स वो सारी की सारी प्रॉपर्टी है जो क्लास किसी भी बिजनेस के पास है। अगर मैं बोलूं कि जहां पे मैं जिस रूम के अंदर हूं, इस रूम में मेरे पास कैमरा है, बोर्ड है, एसी है, फर्नीचर लगे हुए हैं, कंप्यूटर है, कुछ और कैमरे रखे हुए हैं क्लास, कुछ और लैपटॉप है, छोटे मोटे गैजेट है, डिवाइस है, बोर्ड है, और क्लास लाइट लगी हुई है, चेयर है, कैमरे का स्टैंड है, ये सब क्या है, मेरी प्रॉपर्टी है, असेट है। और ये मैंने क्यों खरीदी है क्लास, ताकि मैं इससे पैसे कमा सकूं, या फिर क्लास ये मेरे काम को आसान करती हैं, या फिर ये मदद करती हैं क्लास मुझे वीडियोस को या कंटेंट को क्रिएट करने में। दीज आर कॉल्ड एसेट्स। कैसी भी प्रॉपर्टी, अगर ये घर भी मेरा अपना होता तो क्लास में इस घर को भी कहता कि ये मेरी एसेट है या ये मेरी क्लास प्रॉपर्टी है। फिर मेरे पास कुछ बैंक बैलेंस अगर होता या है जो भी, या कुछ कैश बैलेंस मेरे पास पड़ा हुआ है, ये सब भी मेरी क्या है क्लास, एसेट है, प्रॉपर्टी है। ओके, तो एसेट हेल्प्स टू जनरेट रेवेन्यू। एसेट क्या करता है, रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करता है। कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला बड़ी बड़ी फ्रिज क्यों खरीदता है क्लास, ताकि वो ठंडी करके बेच सके, और बेचेगा तभी तो पैसे कमाएगा। तो एसेट प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी हमें कमाने में मदद करता है। रेवेन्यू मतलब जो पैसा हमको मिलता है। प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, देखो किसी दूसरे सामान को बनाने में भी ये हेल्प कर सकता है। बहुत सारे ऐसी मशीन होती हैं क्लास जो किसी दूसरे सामान को बनाने के काम आती हैं। यूज एज ए रॉ मटेरियल दीज एसेट्स। क्लास देखो, जब आप इस असेट को देख सकते हो, छू सकते हो, तो उस असेट को बोलते हैं टेंजिबल। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, कंप्यूटर, फर्नीचर, दीज ऑल आर टेंजिबल असेट। तो ऐसे असेट जिन्हें तुम छू सकते हो, देख सकते हो, उसको बोलते हैं टेंजिबल असेट। और असेट हमारी हेल्प करता है पैसे कमाने में, किसी दूसरे सामान को बनाने में असेट हमारी हेल्प करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे एसेट्स। ओके, अच्छा, दोज असेट्स which can be, which class can which can we cannot touch, अच्छा ये कुछ मिस्टेक हो गई है, which we cannot touch and seen is intangible asset। देखो, जिन असेट को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, उसको बोलेंगे टेंजिबल। जिनको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, जैसे कि गुडविल इमेज, ब्रांड नेम, कि यार भैया ब्रांड नेम है, गुडविल है इसकी, तभी लोग बार बार इसी के पास सामान लेने आते हैं। तो जब ब्रांड इमेज बन जाती है ना, तो आप नाम के पीछे भागते हो, भाई ये नाम है, हम इसी से लेंगे, राइट। तो आप उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हो, हाँ यार कि ये ब्रांड। अब बच्चे बोलते सर ब्रांड को पढ़ लेते हैं, एप्पल एक ब्रांड लिखा हुआ रहता है, इमेज बनी हुई रहती है, नहीं वो सेंस नहीं है कहने का। कहने का मतलब क्या है कि वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप लोगों देख के पहचान लोगे, ये उसके अंदर की क्वालिटी है जो दिखता नहीं है। इंसान को तो देख लोगे, लेकिन उसकी क्वालिटी को कैसे देखोगे। ओके, तो वो इंटेंजिबल है। लाइक गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, लाइसेंस है। अब तुम्हें गुडविल का नाम तो बता दिया मैंने। गुडविल क्या है, नाम, रेपुटेशन, इमेज, जो चुंबक है, जो कस्टमर को खींचता है अपनी तरफ। आप एक बार जाते हो, अच्छा सामान खरीदते हो, तो बार बार आप वहीं चले जाते हो, है ना, क्योंकि उसकी गुडविल है। पेटेंट क्या होता है, कोई दवाई जिसके पीछे मैंने 50 साल रिसर्च करके, एक डॉक्टर हूं मैं, 50 साल रिसर्च करके कोई दवाई बनाई, और ये दवाई सब लोग कॉपी कर रहे हैं, तो मेरे रिसर्च करने का फायदा क्या, 50 साल तक कितना खर्च किया रिसर्च पे मैंने, तो क्लास में उसको पेटेंट करा लूंगा, कोई इसकी कॉपी नहीं कर सकता, तो वो मेरा पेटेंटेड है, कोई इसकी कॉपी नहीं कर सकता। जैसे एक बच्चा फाइल बनाता है 10 दिन, 15 दिन, हफ्ता भर, महीने लगा के, बाकी सारे बच्चे एक ही दिन में उसे कॉपी कर लेते हैं, तो वो उसको पेटेंटेड करा सकता है कि भाई ये मेरा है, कोई इसे कॉपी नहीं कर सकता, कि ये मैंने, मेरा आविष्कार है, मैंने बनाया है। ट्रेडमार्क, लीगल प्रोटेक्शन टू अ ब्रांड नेम, कोई मेरे नाम की कॉपी ना कर ले। एडिडास की जगह एबीबास, रिबॉक की जगह रिबूक, ऐसे इधर उधर की क्लास ब्रांड नकली बन जाते हैं। तो जब आप उसका ट्रेडमार्क ले लेते हो ना क्लास, ट्रेडमार्क तो एक लीगल प्रोटेक्शन दे देता है ब्रांड को कि भाई कोई इसकी कॉपी ना करे, ये लीगल प्रोटेक्शन है ट्रेडमार्क। और इवन ट्रेडमार्क एक क्वालिटी एश्योरेंस भी होता है, जैसे कई सारे प्रोडक्ट में आप ऐसे टीएम लिखा देखोगे कि भाई ये ट्रेडमार्क है, मतलब क्लास की भी आप इस नाम से धंधा नहीं करोगे, ये सरकार की तरफ से क्लास इनको मिला हुआ है, आप इस नाम से नहीं कर सकते, कोई और नाम से करो बिजनेस, ठीक है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं क्लास, इंटेंजिबल एसेट। कॉपीराइट, मैंने कोई सिंगर हूं, मैंने कोई बुक ऑथर हूं, मैंने कोई कंटेंट बनाया है, और क्लास कोई उसकी कॉपी करके किताब बेच रहा है, भाई मैंने एक बुक बनाया और मेरी बुक को कॉपी करके लोग बेच रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड द वायलेशन ऑफ कॉपीराइट, तो इसको बोलते हैं कॉपीराइट। तो ये कॉपीराइट क्या, इंटेंजिबल है, कि मेरे को सरकार से परमिशन ले लिया कि सरकार ये मेरा प्रॉपर्टी है, भाई ये इस पे कॉपीराइट मुझे दे दो, कोई और इससे कॉपी ना कर सके। जैसे होता क्या है, मान लो कि संदीप महेश्वरी जी हैं, उन्होंने बुक लिखी, ठीक है,
तो वो बुक लिखी उन्होंने, बुक का कंटेंट उनका है, तो वो क्या करते हैं, पब्लिशर को एक राइट देते हैं कि लो मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, तुम इसकी 1000 कॉपी निकाल के बेचो और जो मुनाफा हो उसका थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी दे देना, कंटेंट मेरा है, बेचो तुम, पेज तुम्हारा, इंक तुम्हारा, छापने का खर्चा तुम्हारा, मार्केटिंग का सब कुछ तुम्हारा है, तुम सब कुछ करो, बस बुक जो है वो मेरी है, कंटेंट लिखा हुआ मेरा है, कंटेंट में दम है, 1000 कॉपी बेचो इस बुक की। इस बुक की कीमत मान लो 1000 रुपए है, तो 1000 इंटू 1000 मान लो 10 लाख रुपए हो गया, 10 लाख में से 20 लाख, सॉरी 2 लाख मुझे दे देना, सॉरी 2 लाख मुझे दे देना जो मेरी कॉस्टिंग आ रही है, बाकी 8 लाख रुपए आप रख लेना, या जो भी इन दोनों के बीच रेशियो तय होगा। इट इज जस्ट एन एग्जांपल, इसको हम लोग बोलते हैं कॉपीराइट। मेरी परमिशन के बिना वो क्लास कॉपी नहीं कर सकते, बुक को नहीं बेच सकते। तो आपके पास जो भी ऑथर की बुक आती है उसके फर्स्ट पेज पे लिखा रहता है कॉपीराइटेड है, किसी भी तरीके से प्रकार से इसकी कॉपी नहीं की जाएगी। सिमिलरली कोई सिंगर है, कोई गाना गा रहा है, उसी गाने की आप कॉपी नहीं कर सकते, कोई धुन है आप उसकी कॉपी नहीं कर सकते, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं क्लास जो कॉपीराइटेड होती हैं, आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। लाइसेंस जानते हो क्लास, किसी भी काम को करने का परमिशन, तो ये दिखता नहीं है, इंटेंजिबल है, बिकॉज परमिशन ग्रांटेड है। बच्चे बोलते सर परमिशन की एक कॉपी होती है, पेज होता है, नहीं वो पेज असेट नहीं है, वो अंदर का जो ग्रांट किया गया अथॉरिटी जो आपको मिली है, अंदर से जो आपके पास कॉन्फिडेंस है, हाँ मेरे को परमिशन मिला हुआ है इस काम को करने का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल। सो असेट समझ आ गया, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, घर, मशीन, पैसा, बैंक बैलेंस, जितनी भी चीजें सब असेट है, सब बिजनेस की प्रॉपर्टी है, और ये सब हमें कमाने में मदद करता है और हमारे बिजनेस को स्मूथ तरीके से चलाने में भी हमारी मदद करता है, राइट। अब असेट की बात करें तो असेट को मैं 3 पार्ट में क्लासिफाई कर रहा हूं, बहुत अच्छे से ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे, सबसे पहला वो है फिक्स असेट, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन करंट असेट, यानी कि जो करंट असेट नहीं है। जैसे हमने लायबिलिटी में देखा ना, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, सिमिलरली असेट में भी नॉन करंट असेट, करंट असेट, और अगला क्या है क्लास, करंट असेट। फिर एक और भी इसमें लास्ट है फिक्टिशियस असेट, तुम हिंदी में बोलोगे दिखावटी असेट। क्या बोलते हैं, दिखावटी असेट, देखने के लिए है, रियल में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट। तो नॉन करंट असेट, ये सारी की सारी चीजें, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सब नॉन करंट असेट है। करंट असेट गोदाउन में रखा हुआ माल, आप किसी राशन की दुकान पे गए, सीधी सीधी बात, अच्छा राशन छोड़ो, आज तक आप कपड़े की दुकान पे जरूर गए होगे ना कपड़े की दुकान पे, हाँ जी गए हैं सर। तो कपड़े की दुकान से आप क्या खरीदते हो, कपड़ा, तो उसकी दुकान में जीन्स रखी है, शर्ट रखी है क्लास, उसकी दुकान ट्राउजर रखे हुए हैं, शॉर्ट्स रखे हुए हैं, उसकी दुकान में जितना भी सामान देख रहे हो आप वो सारा खरीदोगे, आसानी से बेचेगा, वो खुशी खुशी बेचेगा, क्योंकि क्लास वो सारा का सारा करंट असेट है, उसे उसने खरीदा ही इसलिए है या बनाया ही इसलिए है कि वो उसे आपको बेचेगा, बेच के पैसे कमाएगा, उसको बोलते हैं करंट असेट। उन सारी चीजों को विद इन 12 मंथ वो कैश में कन्वर्ट कर देगा, इसको बोलते हैं करंट असेट। तो करंट असेट ऐसी चीज है जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको बनाया या खरीदा है किसी और को बेचने के लिए, उस असेट को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट असेट। बहुत एग्जाम्पल अभी आगे देखेंगे, राइट। अच्छा आप उससे बोलोगे भाई अपनी कुर्सी भी दे दे मुझे, तेरी कुर्सी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्या वो बेचेगा, बोलेगा नहीं भाई यार आप कपड़ा खरीदो ना, कुर्सी के लिए कुर्सी की दुकान में जाओ, कुर्सी थोड़ी बेचने के लिए बैठा हूं मैं। आप बोलोगे अच्छा ठीक है भाई कुर्सी मतलब अपना कंप्यूटर दे दे जिसमें तू बिलिंग करता है, तो यार आप बोलोगे भाई ये थोड़ी बेचने के लिए रखा है मैंने, ये मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदा है, ये तो मेरा है। एसी लगा हुआ, बोलो मुझे एसी निकाल के दे दो, पानी का जग दे दो, नहीं, वो बोलेगा भाई मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदा इसे, ये सब मेरी फिक्स एसेट है, फिक्स्ड लग गया भैया, ये सब मेरी फिक्स एसेट है, मैं इसे बेचूंगा नहीं, मैं इसे रख के पैसे कमाता हूं। आप कोल्ड ड्रिंक की दुकान पे गए, कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकाली, अरे वाह यार आपकी बोतल तो बहुत अच्छी है, ये स्टॉक है, ये क्या है, स्टॉक, दुकान का रखा हुआ माल, करंट एसेट। आप बोलोगे भाई अपना फ्रिज मुझे उठा के दे दो, मैं भी अपने घर पे चिल्ड करूंगा बोतल, अब वो क्या है, नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट। वो लगा भाई ये मेरी करंट एसेट नहीं है, इसे मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदा है, मैं इसे रख के पैसे कमाऊंगा, इसे मेरा मेन मोटो बेचने का नहीं है, भले वो खराब हो जाए बेचे हुए एक अलग बात है, बट नॉर्मली हमारा मेन मोटो इसको बेचने का नहीं है, तो इसे क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। ओके, so non-current asset क्या है, these are those assets which are held by an enterprise to produce other goods and services, these are not meant for resale, these are used by enterprise for long period of time। आम तौर पे चीजें महंगी होती हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, these are called fixed asset। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मतलब ग्रुप ऑफ मशीन जब एक तरफ रख दी जाती है तो वो एक प्लांट बन जाता है, लाइक पावर प्लांट, राइट, जहाँ पे वही काम हो रहा होता है। मशीन है, फर्नीचर है, फिक्सचर है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, हम अपना सॉफ्टवेयर, अपना नाम, ब्रांड नेम, गुडविल, इन सबको नहीं बेचेंगे, दीज आर ऑल कॉल्ड फिक्स एसेट, या इसे क्लास
नॉन करंट असेट कहते हैं क्लास, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्लास प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, है ना, नॉन या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कुछ भी कह लो, वो नॉन करंट असेट है, यानी कि हम बेचने के लिए नहीं रखते, इसे बोलते हैं फिक्स असेट्स। प्रेमिसिस का मतलब होता है जगह, प्रेमिसिस मतलब जगह कि भाई ये मेरी प्रेमिसिस है यानी ये मेरी जगह है, राइट, ओके, तो ये नॉन करंट असेट। अच्छा, करंट असेट कौन सा होता है? दीज आर दोज असेट्स व्हिच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ। ये वो असेट है जिसे 12 महीने के अंदर आप कैश में कन्वर्ट कर दोगे, विद इन 12 मंथ्स आप इसे कैश में कन्वर्ट कर दोगे, उसे बोलते हैं करंट असेट। दीज आर परचेज बाय एन एंटरप्राइज फॉर रीसेल और यूज एज अ रॉ मटेरियल, या तो हम इसको रीसेल करेंगे या हम इस चीज को एज ए रॉ मटेरियल यूज करें। एग्जाम्पल, डेटर। डेटर कौन होता है? जिन लोगों को आपने उधार सामान बेचा है, तो मैंने जिन्हें उधार सामान बेचा है वो मेरे लिए करंट असेट है। असेट क्यों है? क्योंकि मुझे उनसे पैसा मिलना है। करंट क्यों है? क्योंकि मैं 3 महीने में पैसे ले लूंगा। उधार बेचा हुआ आमतौर पे 3-4 महीने में मिल जाता है। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल। ए ने बी को उधार बेचा, बी ने बोला ठीक है भाई मैं 3 महीने में दे दूंगा। मैं बोलता हूँ नहीं भाई तू इस बिल पे साइन करके दे कि तू 3 महीने में देगा, लिख के दे। तो क्लास ये जो पेपर हो गया, जो बिल हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिल रिसीविएबल। क्या बोलते हैं क्लास? बिल रिसीविएबल, ओके। अच्छा, अक्रूड इनकम, कमा लिया लेकिन मुझे मिला नहीं। मैंने मान लो किसी स्कूल में पूरे महीने काम करा, मैंने 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक, वो कहते हैं 10 फरवरी तक पैसा मिल जाएगा। तो 10 फरवरी तक मिल जाएगा पैसा, यानी कि इस महीने का मतलब, या तो आप समझ लो पिछले साल पूरे काम किया, पिछले साल का पैसा इस साल मिलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम कमा तो लिया, कमा लिया, हाँ जी मेरा हो गया, अभी आया नहीं है, आ जाएगा, कमा लिया है मैंने। अगला है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है क्लास? जिसकी पेमेंट आपने पहले कर दी। अगर अगले साल का खर्चा आज मैं कर दूं पहले ही, तो इस टाइप के एक्सपेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड, पहले ही पेड कर दिया। ऐसे एक्सपेंस जिनकी पेमेंट आपने पहले ही कर दी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। कैश और बैंक का बैलेंस हो गया, या शॉर्ट टर्म लोन। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म लोन एडवांस है, बेटा ध्यान समझना। लोन एडवांस का मतलब लोन दिया है। जब भी मैं बात करता हूं लोन की, तो दिमाग में एक ही चीज आता है, लोन लिया है। अरे भैया मैंने लिया तो किसी ने दिया भी तो होगा। अगर 100 लोग लोन ले रहे हैं तो भाई 100 लोग लोन दे भी तो रहे हैं। तो जिसने लोन दिया उसके लिए एसेट, जिसने लिया उसके लिए लायबिलिटी। अच्छा, मैं एक बात और कह रहा था, लैंड बिल्डिंग क्या है क्लास? नॉन करंट एसेट यानी फिक्स एसेट, है ना। लेकिन अगर आप किसी प्रॉपर्टी ब्रोकर के पास जाओगे, रियल एस्टेट ब्रोकर के पास जाओगे, है ना, तो वो लैंड बिल्डिंग को बेचने से मना करेगा क्या? क्या वो लैंड बिल्डिंग को बेचने से मना करेगा? नहीं मैं जमीन नहीं बेचूंगा। भैया उसका धंधा ही यही है। तो उसके लिए लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक है। स्टॉक किसे कहते हैं? स्टॉक दुकान में रखा हुआ माल जिसको हमें बेचना है। तो जब मैं कपड़े की दुकान में गया तो कपड़े वाले ने मुझे जीन्स बेचने से मना नहीं किया, मुझे ट्राउजर बेचने से, मुझे शर्ट बेचने से मना नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये सब उसका स्टॉक है, वो बेचने के लिए ही बैठा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे जब मैं रियल एस्टेट ब्रोकर के पास जा रहा हूँ, तो वो मुझे वो मुझे लैंड बिल्डिंग बेचने से मना नहीं करेगा, क्योंकि उसे काम ही है सुबह से दोपहर रात तक लैंड बिल्डिंग बेचना। तो ये लैंड बिल्डिंग उसके लिए स्टॉक है। तो आप किसी ब्रोकर से बात करके देखना, वो बोलेगा भाई स्टॉक खाली नहीं है, स्टॉक नहीं है अभी। स्टॉक किस चीज को स्टॉक बोल रहा है? ब्रोकर क्या बेचता है? बिल्डिंग। बोलेगा 4 फ्लैट है, बस 4 स्टॉक बचा हुआ है, 4 ही फ्लैट है, बाकी स्टॉक तो निकल गया, बाकी स्टॉक नहीं है, तो उसको स्टॉक बोलेगा। तो यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असेट है या करंट असेट है, ये डिपेंड करेगा कि आपके बिजनेस का नेचर कैसा है। आमतौर पे ये फिक्स असेट ही होता है, जब कुछ नहीं पता तो फिक्स असेट है। लेकिन अगर क्वेश्चन कह रहा है रियल एस्टेट ब्रोकर, तो उसके लिए वो फिक्स असेट नहीं है, फिर वो करंट असेट है। ओके, आपका बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस, आपने किसी को उधार अगर दिया है तो वो भी तुम्हारे लिए करंट असेट है, अगर तुम किसी को उधार देते हो। ओके, तो ये आपको समझ आ गया करंट असेट क्या है, नॉन करंट असेट क्या है। नॉन करंट असेट बेचने के लिए नहीं रखते, यूज करते हैं बिजनेस में। और करंट असेट मतलब जिसको हम बेच देते हैं। हमने मशीन खरीदी, मशीन नहीं बेचेंगे, वो फिक्स असेट है। उस मशीन से सामान बनाएंगे, सामान बेचेंगे, वो करंट असेट है। करंट असेट 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है। नॉन करंट असेट 12 महीने से बाद में कैश में कन्वर्ट होता है, या फिर आप ये समझ लो कि ये इसे बेचने के लिए रखते ही नहीं, खराब हो गया एक्सेप्शन है तो बेचेंगे, अदरवाइज हम इसको नहीं बेचते। इसे तो यूज करके पैसा कमाना चाहते हैं, ये सीधा बेचना चाहते हैं करंट असेट को। लास्ट है फिक्टिशियस असेट, दिखावटी असेट, जिसको सिर्फ दिखाने के लिए बैलेंस शीट में रखा हुआ है। अब ये चीज है क्या, मैं समझाता हूं। दीज आर दोज असेट्स विच आर, बहुत दिक्कत देता है बच्चों को, बट आज की क्लास के बाद शायद तुम्हें समझ आ जाए, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन समझ आ जाएगा। दीज आर दोज एसेट्स विच आर नीदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल। ध्यान समझना, फिक्टिशियस असेट ना ही टेंजिबल है, नाइदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल। मतलब सर ये टेंजिबल भी नहीं है, इंटेंजिबल भी नहीं है, तो ये क्या है? क्या है ध्यान देखते हैं।
बट रिप्रेजेंट लॉस और एक्सपेंस येट टू बी रिटर्न ऑफ। अच्छा, रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? लिखना बंद कर देना, हटा देना, मिटा देना, खत्म कर देना। दिस इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ। मेरे पास कोई चीज है, मैं उसे हटा दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं, खत्म कर दे रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? रिटर्न ऑफ। दीज असेट्स आर नॉट रियली असेट, मतलब ये दिखावटी असेट है, रियली में असेट नहीं है, बट आर शोन ऑन द असेट साइड ऑफ दैट asset side only for transferring them into profit or loss account gradually over a period, जिसको हम लोग रिटर्न ऑफ बोलते हैं। एग्जांपल डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एटसेट्रा। देखो यार, प्रॉफिट को बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L, धीरे धीरे आगे भी जगह समझोगे। लॉस को बोलते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, उसे राइट ऑफ करना है, खत्म करना है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर DRI। ये नाम तुम्हें बहुत तकलीफ देगा, लेकिन आज की बात शायद ना दे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है, थोड़ा समझते हैं, ठीक है? मेरी बात समझना। ये हो गया हमारा एक अकाउंट जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? और ये हमारा बैलेंस शीट। और मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ, बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर हम इधर सारी की सारी एसेट्स को रखते हैं और हम इधर सारी की सारी लाइबिलिटीज़ को रखते हैं, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान समझना, असेट के अंदर लैंड भी होता है, बिल्डिंग भी होता है, फर्नीचर भी होता है, कैश भी होता है, मशीन भी होता है। तो ये सारी असेट फिक्टिशियस नहीं है, क्योंकि इनको बेच के पैसा कमाया जा सकता है। मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, इनको बेच के पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन फिक्टिशियस असेट ऐसी असेट जो है दिखेगा तो, पर उसकी रियल में कोई वैल्यू नहीं, 1 रुपया नहीं मिलेगा आपको उसका। वो सिर्फ दिखावटी असेट, ना वो टेंजिबल है ना वो इंटेंजिबल है। सर क्यों, क्या है वो खर्चा? ध्यान से देखना। बाई सेल्स या फिर बाई इनकम, मान लो मेरी क्लास 100 करोड़ की इनकम हो गई, मेरी 100 करोड़ की इनकम हो गई, कुछ खर्चे भी होंगे, राइट? कुछ खर्चे भी होंगे, ऑब्वियसली कुछ खर्चे भी हैं। तो मान लो 200 करोड़ का मेरा खर्चा हो गया, तो जो मेरा प्रॉफिट दिख रहा है इसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं 300 करोड़। अभी क्या है, कैसे बना दिया, वो बाद में होगी, धीरे धीरे सीखोगे, देखो हर चीज़ आप। लेकिन फिलहाल देखो कि मैंने 100, बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा, 100 करोड़ रुपए कमाया है, 300 का खर्चा हो गया, सॉरी 100 करोड़ कमाया, ऐसे क्या कर दिया मैंने, इसको 1000 ले लो ना, 1000 करोड़ मैंने कमाया है, 200 करोड़ का एक्सपेंस हो गया, ठीक है? 200 करोड़ का एक्सपेंस हो गया, और 1000 करोड़ रुपए कमाया, 200 करोड़ का एक्सपेंस हो गया, 800 करोड़ का मेरा प्रॉफिट हो गया, राइट? मैंने 1000 करोड़ रुपए कमाया, 200 खर्च हो गया, 800 करोड़ का क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया। अब मैंने क्या किया, इस प्रॉफिट को निकालने से पहले इस साल एक एडवर्टाइजमेंट कराया है। क्या कराया है क्लास? एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट कराया है, जो एडवर्टाइजमेंट क्लास मान लो 900 करोड़ का है। कितने का है? 900 करोड़। 900 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट है, तो इसे बोलते हैं हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर हैं और क्लास बहुत सारे एक्ट्रेस वगैरह हैं, और ये 5 साल तक चलेगा टीवी पे। कब तक चलेगा? 5 साल तक, 5 ईयर्स तक चलेगा टीवी पे, राइट? कितने चलेगा? 5 साल तक क्लास ये टीवी पे आएगा, 5 साल तक, ठीक है? तो ये खर्चा हो गया, 900 करोड़ रुपए की कंपनी ने पेमेंट कर दी, बहुत बड़ी कंपनी है। तो अगर वो यहाँ दिखा देंगे टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 900 करोड़, तो उन्हें इस साल क्या हो जाएगा? 100 करोड़ का लॉस हो जाएगा। कैसे? कि सर 1000 करोड़ की इनकम आई है और 1100 करोड़ रुपए खर्च हो गया, तो इस साल तो 100 करोड़ का जी क्या हो गया? लॉस हो गया। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है मैचिंग प्रिंसिपल, जो हम 3rd चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं, वो कहता है ये हिसाब किताब गलत है। क्यों? मैंने बोला जी क्यों गलत है? वो कहते हैं देखो यार, 100 करोड़ की 1000 करोड़ की कमाई तुम्हारे 1 साल की है, और ये 900 करोड़ खर्चा 5 साल का है। 1 साल की कमाई के ऊपर 5 साल का बोझ रख देना, ये कौन सी लायबिलिटी है? तो मैंने बोला जी भाई मेरी जेब से तो 900 करोड़ रुपए ही गया है। तो वो कहते हैं नहीं जी, गया तो 5 साल के लिए है, आप कमाई भी 5 साल की लो, खर्चा 5 साल का ले रहे हो। दिस इज कॉल्ड मैचिंग। भाई मैच करो, खर्चा अगर तुम 1 साल का ले रहे हो तो कमाई भी 1 साल की लो, है ना? खर्चा अगर तुम 1 साल का ले रहे हो तो कमाई 1 साल की लो। अब खर्चा तुमने 5 साल का ले लिया यहाँ पे, तो ये तो तुमने गलत किया। पर मैं लड़ रहा हूँ, मैं बोलूँ नहीं मैंने पैसा तो 5 साल का दिया। कहता पैसे देने से कुछ नहीं होता, पैसे देने से कुछ नहीं होता। आपका हिसाब किताब जब निकाला जाएगा, आप इस साल की कमाई और इस साल खर्चे लिए जाएंगे, तब भी एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। क्या मैं कहूँ मुझे लॉस हो गया? क्या ये कहना सही होगा कि मेरे को लॉस हो गया? क्या अगर मान लो कोई आपका दोस्त है, उसके पापा ने एक मकान लिया है ना, 50 लाख का एक मकान लिया है, फ्लैट लिया है, और वो आपके साथ आता है, आप उसे बोलते पार्टी दे दे भाई, वो कहता है यार पार्टी कहाँ से दूं, मेरा 50 लाख का नुकसान हो गया। कैसे हो गया? पापा ने फ्लैट ले लिया, 50 लाख रुपए दे दिए। तो आप मारोगे नहीं उसको? बोले पागल बना रहा है, पार्टी ना देने के बहाने बना रहे, कौन सा खर्चा है ये? कोई खर्चा थोड़ी है। आज तुमने दे दिया भले ही, पर तुम आगे 50 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल मजे भी तो लोगे उसमें। तो यार यही चीज़ है। तो कहते हैं क्या करें फिर?
तो कहते हैं आप एक काम करो, आपने 900 करोड़ रुपए तो दे दिए, हाँ जी सर मेरी जेब से तो 900 करोड़ चले गए, लेकिन ये कितने साल का है, 5 साल का, डिवाइड कर दो 5, तो हर साल का खर्चा कितने रुपए का है, 180 करोड़ का। हर साल का खर्चा 180 करोड़ खर्चा है। आज 180 होगा, कल 180 होगा, फिर 180, 5 साल तक तुम ये काम करोगे तब जाके तुम्हारा क्लास ये वसूल होगा। तुम भले ही आज 900 करोड़ खर्च कर रहे हो लेकिन वो 5 साल के लिए, तो इस साल तुम कितना यूज करोगे, 180, तो तुम इस साल का 180 यहां पे दिखा दो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 180। तो 1000 में से क्लास ये 400 चला जाएगा तो 620, तो 620 का अभी भी हमारा प्रॉफिट बचेगा, नेट प्रॉफिट बोलते हैं उसको, राइट। अब मैंने बोला ठीक है सर, आपने मेरा नेट प्रॉफिट तो दिखा दिया, इधर सिर्फ 180 दिखाया, तो सर 900 में से 180 चला गया तो अभी भी 620, सॉरी 720 रुपए तो अभी भी है। 720 करोड़, 720 करोड़ कहाँ से आएगा, तो कहते हैं 720 करोड़ आप यहाँ दिखा दो, किस नाम से, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम से या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से। सिंपल सीधी भाषा में आज के बाद कोई पूछेगा तो बोल देना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही फिक्टिशियस असेट होता है। फिक्टिशियस असेट वो है जहां पे आप खर्चा तो आज कर दे रहे हो लेकिन उसका बेनिफिट आपको आगे आने वाले 4-5 सालों में मिलेगा। आप आज खर्च करो पर बेनिफिट 4-5 सालों में मिलेगा। तो ये हो गया क्लास आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी की मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से उठ के यहाँ पे तो आ गया, लेकिन कल को आप बिल्डिंग बेच सकते हो, मशीन बेच सकते हो, क्या इसे बेच सकते हो, नहीं, ये सिर्फ देखने के लिए है। अच्छा, अब अगले साल, सेकेंड ईयर, अगला साल आ गया, अगले साल में भी तुम्हें यहाँ पे 180 करोड़ का खर्च दिखाना पड़ेगा। मैं बोलूंगा भैया मैंने तो 180 करोड़ खर्च इस साल किया ही नहीं, तो बोलेंगे कोई बात नहीं, आपने पिछले साल तो किया था ना, ये हर 5 साल तक आएगा, मतलब 5 साल तक आएगा। तो 180 और हमने यहाँ से मिटा देना है, तो 720 में से जब आप 180 घटा दोगे तो कितना क्लास आएगा यहाँ पे, 720 में 100 घटाओ, 620, 540, तो यहाँ 540 दिखेगा। फिर अगले साल यहाँ 180 लिखोगे, 180 और कम हो जाएगा। फिर अगले साल यहाँ 180 लिखोगे, 180 और कम हो जाएगा। फिर अगले साल 180 यहाँ लिखोगे, 180 और कम हो जाएगा। 5 साल बाद यहाँ से ये पूरा राइट ऑफ हो जाएगा, मिट जाएगा। लेकिन ये एक ही बार नहीं मिटेगा, धीरे धीरे करके 5 साल में खत्म करेंगे इसको, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सपेंस है। अगर हम इस पूरे एक्सपेंस को एक ही साल के डेबिट में P&L में डाल दें, प्रॉफिट लॉस में डाल दें, तो यार ये बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। तो ऐसा कहना गलत होगा। अगर मैं एक मोबाइल फ़ोन खरीद रहा हूँ 50,000 का, तो 5 साल चलेगा वो, तो हर साल का खर्चा 10,000 है। मैं ये नहीं बोलता आज का 50,000 हो गया, ऐसा नहीं हुआ, हर साल खर्चा 10,000। अकाउंटिंग करने का तरीका है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट है, हम आगे जाके पढ़ेंगे धीरे धीरे 4th चैप्टर में, डोंट वरी। खैर आपको आज समझ आ गया होगा। तो इस टाइप की असेट जो बैलेंस शीट में दिख जाता है बस अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, बट रियल में क्लास उसकी कोई क्लास वैल्यू नहीं होती, उसे दिखाने के लिए, दिखावटी असेट। ओके, सो करंट असेट, नॉन करंट असेट, करंट असेट, फिक्टिशियस असेट अच्छे से हो चुका है। आज हमने बहुत सारी टर्मोलॉजी पढ़ी, थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो गया, बट आई होप आपको बहुत कुछ अच्छे समझ आया होगा। तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आता तो कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करो, क्लास मुझे बताओ। और रियली में मैं तुम्हारी क्लास 11th की जम के प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। डेली बेसिस पे देखो वीडियो आ रही, जैसा कमिट किया, और आता रहेगा टिल एग्जाम तक। 1 शॉट रिवीजन हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, टेस्ट सीरीज हो, प्रैक्टिस पेपर हो, मॉक टेस्ट हो, प्रीवियस ईयर के क्लास कुछ क्वेश्चंस हो, अलग अलग बोर्ड के क्वेश्चंस हो, सब आपको यहाँ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट टिल लास्ट डे ऑफ एग्जाम। फिर जब मेरा दूसरा चैनल है सुनील पांडा दी एजुकेटर, 11th के बाद 12th का चैनल है, वहाँ पे जो आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। तो वीडियो शेयर करना अपने सारे दोस्तों में, चैनल आपके लिए बनाया है। यहाँ पे मैं क्लास अकाउंट और इको की प्लेलिस्ट भी डाल दे रहा हूँ, तो आप चाह के लाइन बाय लाइन वीडियोस इको की भी, अकाउंट्स की भी, दोनों की देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। उम्मीद है आप लोग सपोर्ट जरूर करोगे, कमेंट करके मुझे बताना, शेयर करना वीडियो को सारे क्लासमेट में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।